हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, एक समान गति और असमान गति। लेकिन इसके पहले जो लेक्चर हम लोग देखे थे उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने पहले देखा था कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। राशियाँ होती क्या हैं? राशियाँ वो हैं जो किसी चीज़ को नापने की मतलब ये बताती हैं कि किस चीज़ में मापा जाएगा। जैसे कपड़े को मीटर में मापा जाता है, अनाज को केजी में मापा जाता है, कई चीज़ को जैसे दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। ऐसे ही कई चीज़ों को कितनी क्वांटिटीज में नापा जाता है। और आप कहते हैं कोई सामान आता है तो कहते हैं कितने क्वांटिटी में है, यानी उसका कितना मान है, कितना वैल्यू है, तो इसी को क्वांटिटी कहते हैं, राशियाँ कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, हमने कल देखा था। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जिन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण यानी वैल्यू की आवश्यकता होती है, बस वैल्यू होना चाहिए, मान होना चाहिए। जैसे कपड़े को मापने में बस मीटर की आवश्यकता पड़ती है, उसमें दिशा नहीं बताया जाता है कि किस दिशा में कितना हुआ। ये दिखाया जाता है कि कपड़ा 10 मीटर है, 5 मीटर है, 15 मीटर है, ये बताया जाता है, बल्कि उसमें दिशा नहीं बताया जाता है। वह राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। इसमें कई राशियाँ आती हैं, जैसे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब आदि। दूरी को हम बिना दिशा के मापते हैं, इसलिए दूरी भी अदिश राशि है। चाल को भी हम बिना दिशा के मापते हैं, क्योंकि इसमें दूरी आता है। अभी चाल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो उसमें देखेंगे कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब, ये सब आगे पढ़ना है, तो ये देखेंगे क्या होते हैं। लेकिन ये सभी याद रखिएगा, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको मापने में दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसमें बस वैल्यू की आवश्यकता है। अब देखते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ भी हमने कल देखा था कि वे भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा तथा परिमाण यानी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, विस्थापन को दिखाने के लिए हमने देखा था कि संख्या रेखा पर हमने देखा था, यहाँ पे संख्या रेखा से देखा था कि इधर भी जाए तो भी दिशा दिखाना पड़ेगा कि इस बिंदु से वस्तु किस दिशा में कितना विस्थापित हुई है। मान लीजिए यह ए बिंदु है, तो ए बिंदु से कोई वस्तु चली है तो वह इस बिंदु से किस दिशा में विस्थापित हुई है। यहाँ पे 5 मीटर मान लीजिए चल के आ गई, तो इस बिंदु से दिखाया जाएगा। इधर मान लीजिए ईस्ट है, वेस्ट है, कुछ भी है, कोई भी डायरेक्शन है, तो बताना पड़ेगा कि ये बिंदु से ईस्ट की तरफ 5 मीटर विस्थापित हुई है, 5 मीटर डिस्प्लेस हुई है। तो इसमें भी दिशा की आवश्यकता पड़ती है और इसका वैल्यू भी बताना पड़ रहा है। जैसे बताना पड़ रहा है कि ए से 5 मीटर इसका वैल्यू है, 5 मीटर इसका मान है, तो इसलिए इसमें वैल्यू की भी आवश्यकता पड़ती है और डायरेक्शन की भी यानी दिशा की भी और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इसे सदिश राशियाँ कहते हैं। इसमें कई क्वांटिटीज आती हैं, जैसे देखिए स्थिति। अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में भी कि स्थिति को भी दिखाने के लिए सदिश राशियाँ, स्थिति भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बताना पड़ता है। विस्थापन अभी देखे हैं, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि सभी सदिश राशियाँ हैं। अब हम देखे थे कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी इसका इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है। इसे मीटर में मापते हैं कि यह वस्तु कितना दूर चली। यह वस्तु इस बिंदु से 10 मीटर दूर चली, तो अब इधर से भी तो हम माप सकते हैं दूरी को, यहाँ से बी से भी तो माप के बता सकते हैं कि यह वस्तु 10 मीटर ही चली। ये तो इसमें डायरेक्शन भी नहीं है, तो दूरी एक अदिश राशि होती है।
अब दूरी होती क्या है? दूरी वह चीज़ है कि कोई वस्तु जिस बिंदु से चली, उस बिंदु से उसने कितने लंबे पाथ को तय किया। कितना लंबा पाथ है? यहाँ से 10 मीटर है, तो 10 मीटर इसने लंबे पाथ को कवर किया। तो 10 मीटर लंबे पाथ को कवर किया, यही इसका डिस्टेंस है, यही इसका दूरी है। जितने लंबाई का पाथ वो कवर करेगी, उतना ही उसका दूरी हो जाएगा। अब हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है कि वस्तु इस बिंदु से कितना विस्थापित हुई, किस दिशा में विस्थापित हुई। अभी हमने देखा था कि विस्थापन सदिश राशि है, इसमें दिशा दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस बिंदु से वस्तु किस दिशा में विस्थापित हुई है। इसका डेफिनेशन होता है किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच मापी गई सरल या सबसे न्यूनतम दूरी को उस बिंदु का विस्थापन कहते हैं। यानी वस्तु चली जिस बिंदु से और जिस बिंदु पर रुकी, मान लीजिए ए से चली बी पे रुकी, तो ए से बी तक दूरी विस्थापन हो जाएगा। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे कम पाथ, तो इसमें 10 मीटर है, तो इससे शॉर्ट पाथ तो कोई हो नहीं सकता, इससे छोटा रास्ता कोई हो नहीं सकता, इसलिए इसका विस्थापन दूरी के बराबर ही होगा। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसका विस्थापन उसके दूरी के बराबर हो जाता है। ये हमने आपको कल बताया था। अब दूरी अगर ज़्यादा भी हो तो विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन अगर विस्थापन 0 हो तो दूरी 0 नहीं हो सकता है। अगर दूरी 0 हो तो विस्थापन भी 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई वस्तु ए से चली, बी पे गई, सी पे गई, तो इसने 10 मीटर लंबे पाथ को तय किया, तो 10 मीटर इसका दूरी हो गया। 5 मीटर ए से बी तक, बी से सी तक 5 मीटर, यानी 10 मीटर। लेकिन ए से सी तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, ए से सी, यहाँ से सीधा। अब मान लीजिए इधर से रास्ता है, इधर बीच में खेत है, कोई कहा हम खेत की तरफ से ही जाएंगे, रास्ते से नहीं जाएंगे, इधर से नज़दीक पड़ेगा, तो यही नज़दीक जो पड़ेगा, जो न्यूनतम होगा, उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो इसका 10 मीटर, 5 और 5 10 मीटर इसका दूरी हो गया, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट पाथ तो 10 मीटर से कम है, तो विस्थापन इसका 10 मीटर से कम होगा। अब यहाँ पे यह वस्तु ए से चली, फिर चलते चलते 5 मीटर चली, 13 मीटर चली, 5 मीटर चली, फिर 13 मीटर चली और फिर ए पे आ गई, तो इसका विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पे था और अंतिम बिंदु भी यहीं पे था, इसलिए इसका विस्थापन 0 हो गया। जबकि इसका दूरी 13 5 18, 18 5 18 और 5 23, 23 और 13 36 मीटर हो गया। लेकिन इसका विस्थापन तो 0 हो गया, इसने दूरी 36 मीटर तय किया, लेकिन इसका विस्थापन 0 हो गया। इसलिए अगर विस्थापन 0 होगा तो ये ज़रूरी नहीं कि दूरी 0 होगा, लेकिन अगर दूरी 0 होगा तो ज़रूरी है कि विस्थापन 0 होगा, एकदम कन्फर्म है। इसके बाद हमने दूरी और विस्थापन में अंतर देखा था। दूरी या एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसे हमने अभी देखा था कि इसमें दिशा कैसे नहीं होती है। विस्थापन यह एक सदिश राशि है, इसमें दिशा दिखाना पड़ता है, ये भी हमने अभी देखा था कि दिशा इसमें दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वस्तु इस बिंदु से कितनी दूर विस्थापित हुआ है, किस दिशा में विस्थापित हुआ है। अब दूसरा है, यह पाथ की आकृति पर निर्भर करता है। दूरी यानी पाथ की आकृति पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर रास्ता यहाँ से यहीं तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक ही विस्थापित होना है वस्तु को, लेकिन इस बिंदु से इस बिंदु तक विस्थापित होना है वस्तु को, लेकिन अगर यह सीधा रास्ता रहेगा तो इसका दूरी भी कम हो जाएगा। लेकिन इसी बिंदु तक विस्थापित होने के लिए अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे रास्ता बना दिया जाए, यहाँ से ऐसे ला के फिर यहाँ इस बिंदु पे बना दिया जाए, तो इसका दूरी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यह पाथ की लंबाई पे तो निर्भर कर रहा है ना। यह पाथ अगर सीधा है तो इसका दूरी कम हो जा रहा है, अगर पाथ की आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है तो इसकी दूरी ज़्यादा हो जा रही है। तो दूरी पाथ की आकृति पर निर्भर करती है, यानी रास्ते की आकृति कैसी है इस पर वह निर्भर करेगी। यह समय के साथ किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ के बराबर होता है। अभी हमने बताया था इसका परिभाषा कि यह वस्तु के द्वारा तय किए गए पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह होता है, यह समय के साथ किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ के न्यूनतम दूरी के बराबर होता है, सबसे न्यूनतम, यानी जितना शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही विस्थापन होगा। अब यह सदैव धनात्मक होता है, कभी यह ऋणात्मक नहीं होगा दूरी। लेकिन विस्थापन जो होता है यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, लेकिन यह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूरी हरदम धनात्मक होता है, 0 भी होगा तो 0 न्यूट्रल होता है।
तो इसमें दूरी 0 हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन 3 हो सकता है। इसके 3 केसेस हो सकते हैं, या तो धनात्मक हो सकता है यानी प्लस हो सकता है, धन हो सकता है, और या तो ऋणात्मक हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है। शून्य मतलब 0 हो सकता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है एक समान गति और असमान गति। अब गति दो प्रकार की होती हैं, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन और असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है एक समान गति। अब इसको समझने के लिए देखिए क्या करते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई बाइक उठाया, बाइक अभी नया नया है, तो आप उसको उड़ाएंगे यानी खूब तेज चलाएंगे। तो इस पे आप एक बार एक्सीलेटर लेंगे तो यहाँ से कभी एक्सीलेटर छोड़ेंगे नहीं, यानी यहाँ से चलेंगे तो एक सेकेंड में मान लीजिए आपने 10 मीटर चला, यहाँ से चलें तो ए से बी पर पहुँचने में आपने 10 सेकेंड में 10 मीटर तय किया, 1 सेकेंड में ए से बी तक पहुंचने में 1 सेकेंड में आपने 10 मीटर तय किया। फिर अगले सेकेंड में समय अंतराल क्या होता है, यानी समय अंतराल वो होता है कि इस अगर एक समय ले लिया जाए, यानी 1 सेकेंड बाद जितने समय बाद होगा वही उसका समय अंतराल होगा, यानी इतने समय बाद यह कितना दूरी तय करता है। तो 1 सेकेंड में यह कितना दूरी तय करता है, तो इसका समय अंतराल 1 सेकेंड है। समय अंतराल यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने समय का अंतर है, 1 सेकेंड का अंतर है यहाँ से ए से बी तक जाने में, तो इसी को समय अंतराल कहते हैं। ए से बी तक जाने में इसको 1 सेकेंड का अंतर लग रहा है, यानी 1 सेकेंड का अंतर है। यहाँ पे 1 सेकेंड हुआ नहीं था, यहाँ पहुँचा तो 1 सेकेंड पूरा हो गया, तो कितना अंतर हुआ 1 सेकेंड का, तो इसीलिए इसको समय अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में 10 मीटर इसने चला, फिर दूसरे सेकेंड में यानी फिर 1 सेकेंड हुआ, फिर 1 सेकेंड बीता तो यहाँ पे सी पे गया, सी पे भी 10 मीटर इसने दूरी तय किया, फिर डी पे गया, ऐसे ही चलता गया। 1 सेकेंड में समान समय अंतराल रहेगा इसमें, यानी समान समय रहेगा हर समय में। इसने 10 मीटर दूरी तय किया, मान लीजिए आपने कभी एक्सीलेटर छोड़ा ही नहीं, 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर आपने दूरी तय किया, कितना हो भीड़ हो आपने एक्सीलेटर नहीं छोड़ा, तो यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर बी से सी तक जाने में 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर, फिर सी से डी तक जाने में 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर, और डी से ई तक जाने में फिर इसने 10 मीटर 1 सेकेंड में ही दूरी तय किया। यानी यह अपना एक्सीलेटर कभी छोड़ नहीं रहा है, यह अपनी स्पीड कभी कम नहीं कर रहा है। तो यह समान समय अंतराल में, यानी 1 सेकेंड में भी 10 मीटर यहाँ पे भी चला, 1 सेकेंड में यहाँ से भी फिर 10 मीटर चला। अब बताइए कितना फास्ट है, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 10 मीटर, कभी ब्रेक भी नहीं लिया, कभी एक्सीलेटर भी नहीं छोड़ा। तो 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 10 मीटर, यानी समान समय अंतराल में 1 सेकेंड यहाँ पे भी बीता, फिर 1 सेकेंड यहाँ पे भी, फिर 1 सेकेंड यहाँ पे भी, और हर 1 सेकेंड भी इसने 10 मीटर दूरी तय किया, हर सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय किया। तो इसी को समान गति कहते हैं, एक समान गति। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर, अब यहाँ पे सेकेंड की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, 1/2 सेकेंड यानी आधा सेकेंड में भी या एक समान ही दूरी तय करे, कितना हो छोटा लेकिन समान समय होना चाहिए। 1 सेकेंड यहाँ पे हुआ तो फिर 1 सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए। आधा सेकेंड अगर यहाँ पे लेंगे तो इसको आधा सेकेंड ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 सेकेंड लेंगे तो इसको भी 5 सेकेंड लेना पड़ेगा, मतलब जितना सेकेंड लेंगे उतना हर बार लेना पड़ेगा, यानी समान समय बोल रहा है। तो समान समय के लिए हर बार समान समय लेना पड़ेगा, तो इसलिए समान समय अंतराल में इसने समान दूरियां तय किया। अब यह मानना है हमको कि समान दूरी तय कर रहा है समान समय अंतराल में, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर, ऐसे दूरी तय कर रहा है, तो इस गति को समान गति कहते हैं। अब यहाँ से यह चल रहा है तो यह गति ही तो कर रहा है, तो इसी को एक समान गति कहते हैं। यानी समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसे समान गति में कहा जाता है, एक समान गति में कहा जाता है। अब आप इसे कह सकते हैं कि जब कोई आदमी हीरोपंती दिखाता है तो वह एक समान गति में आ जाता है, यानी वह कभी भी
जब हीरोपंती दिखाता है तो वह कभी भी एक्सीलेटर भी नहीं छोड़ता है, ब्रेक भी नहीं छोड़ता है, आप समझ सकते हैं, ब्रेक भी नहीं लगाता है। तो वह समान समय में समान दूरी तय करता है, कभी एक्सीलेटर उससे ज़्यादा भी नहीं करता है। मान लीजिए 120 पे चला गया तो 120 से ज़्यादा तो करेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद उसको खतरा है, और 120 से कम भी नहीं करेगा। तो इसीलिए 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर दूरी तय किया। अब यहाँ पे 1 सेकेंड की जगह पे अभी मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, 10 सेकेंड भी हो सकता है, कितना सूक्ष्म सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिली सेकेंड भी हो सकता है, कोई कितना ही समय हो सकता है, लेकिन समान दूरी, यहाँ पे समान समय भी होना चाहिए और समान दूरी भी होना चाहिए। तब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, इसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यदि कोई वस्तु ये समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है, चाहे समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों ना हो। अब कितना भी छोटा हो जाएगा, अब अभी मैंने बताया कि 1 सेकेंड से भी छोटा हो सकता है, मिली सेकेंड 1 सेकेंड से छोटा होता है, तो 1 मिली सेकेंड में भी यह इतना ही चलेगा, लेकिन समान समय अंतराल होना चाहिए, समान समय में समान दूरी तय करना चाहिए, तभी वह एक समान गति में कहलाएगा। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया था 1 सेकेंड में 10 मीटर, 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 यानी जितना सेकेंड बीतेगा उतना 10-10 मीटर तय करता जाएगा। अब असमान गति देखते हैं। असमान गति, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके ठीक उल्टा होगा। अब एक कोई इसमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसमें समय को कांस्टेंट रखा जाता है असमान गति में। कांस्टेंट मतलब नियत, यानी कभी बदलेगा नहीं। नियत मतलब कभी जो बदलता नहीं है उसको नियत कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, कभी चेंज ना हो। अब ए से यहाँ पे बी तक किसी वस्तु को जाना है, ए से बी तक किसी वस्तु को जाना है। यहाँ पे मान लीजिए ये एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति को जाना है, कोई व्यक्ति है, राम श्याम कुछ भी नाम मान लीजिए। यहाँ से ए से जाना है तो ए से इसने बी पे, यहाँ से बी तक जाना है तो ए से मान लीजिए ए डैश इसने दूरी तय किया। ए डैश कुछ भी आप मान सकते हैं, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे 1 सेकेंड नहीं, अब मान लीजिए 10 सेकेंड, चाहे 10 मिली सेकेंड मान लीजिए, मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड में इसने मान लीजिए कि 10 मीटर दूरी तय किया। फिर 10 मिली सेकेंड हुआ, 10 मिली सेकेंड में फिर इसने यहाँ पे मान लीजिए जाम लग गया तो यह धीरा हो गया, या अपनी चाल को धीरा कर दिया, यानी चलने की स्पीड को धीरा कर दिया, कम कर दिया, तो यह 5 मीटर हो गया। फिर थोड़ा ज़्यादा जाम लग गया तो अब मान लीजिए 10 मिली सेकेंड में, 10 मिली सेकेंड में यह 1 ही मीटर चल पाया। उसके बाद फिर जाम खत्म होने लगा, मान लीजिए यहाँ पे A2 डैश लिख देते हैं, यहाँ पे A3 डैश, यहाँ पे A1 डैश, कुछ भी ले सकते हैं, नाम कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर 10 मीटर, 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड बाद इसने फिर से अपना चाल उतना ही कर दिया, 10 मीटर, 10 मीटर, यानी 10 मिली सेकेंड में या 10 मीटर चला, लेकिन समान समय अंतराल है, लेकिन अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी समान, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 10 मिली सेकेंड है, यहाँ से भी यहाँ तक का अंतर 10 मिली सेकेंड है, यानी हर बिंदु से बिंदु के दूसरे बिंदु के बीच की दूरी का अंतर, दूरी तक मतलब जाने में इसका अंतर 10 मिली सेकेंड है। तो समान समय अंतराल है, तो हर समय अंतराल में, हर समान समय अंतराल में यह 10 मीटर दूरी नहीं तय करके यहाँ पे 10 मीटर तय कर रहा है, फिर 10 मिली सेकेंड बीतने पे यह 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, फिर और थोड़ा उतने ही समय में और थोड़ा कम कर देता है, उसके बाद फिर बढ़ा देता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती हैं, यानी यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर, यानी हर समय तो सेम है, कहीं समय चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यह दूरी चेंज हो जा रहा है, यह दूरी कम तय कर रहा है, कभी कभी अधिक तय कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती हैं तो वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है, अब चाहे समय कितना हो छोटा क्यों ना हो। इसका यही डिफिनेशन होता है। देखिए इसका डिफिनेशन, यदि कोई वस्तु
समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती हैं तो वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है, चाहे समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों ना हो। अब यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में चला 10 मीटर, फिर 1 सेकेंड बीता 5 मीटर, यहाँ पे मान लीजिए जाम लग गया होगा तो 5 मीटर चल दिया, फिर इसके बाद आधा मीटर चला 1 सेकेंड में, ज़्यादा अब रुकना पड़ा, ज़्यादा जाम हो गया तो रुकना पड़ा, फिर 1 सेकेंड में 3 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 10 मीटर, यानी फिर जाम खत्म हो गया, मान लीजिए जाम खत्म। अब कैसे भी स्पीड अपना कम कर सकता है, सड़क खराब होने से स्पीड कम कर सकता है। हम लोग तो अपना स्पीड कम और ज़्यादा करते हुए चलते हैं, तो हम लोग कैसी गति करते हैं, हम लोग असमान गति करते हैं। लेकिन जो समय भी समान हो, यानी समय हर समय अंतराल में समान दूरियां तय करता हो तो एक समान गति में वह चलता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। हम लोग असमान दूरी तय करते हैं और हम लोग असमान गति करते हैं। 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 1/2 मीटर यानी आधा मीटर। 1/2 का मतलब होता है आधा, 0.5 मीटर यानी हाफ मीटर। 1 सेकेंड फिर 3 मीटर, 1 सेकेंड फिर 10 मीटर। तो इसी को असमान गति कहते हैं। अब आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। अब देखते हैं, अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे गति की दर का मापन, यानी चाल। गति की दर की मापन को चाल कहते हैं। अब अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।